कोरोना समय में जब आवाज आ रही है और जहां सब कुछ आने जाने पे प्रतिबंध है, वहां अगर आवाज आ रही है और आवाज जा रही है तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। और विशेषकर कवि और कविता के संदर्भ में, क्योंकि कवि कवि के पास क्या है? कवि के पास सिर्फ शब्द है। और कविता क्या है? कविता शब्द है। कवि और कविता और ये जो समय है, कोरोना समय जो है, वो सिर्फ शब्द सत्ता का समय है। बाकी सारी सत्ताएं तो तिरोहित हो गई हैं। तो धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब हम अपने वक्तव्य की तरफ शुरुआत करने चल रहे हैं। आप सभी को सादर नमस्कार। कोरोना समय की विसंगतियों में साहित्यिक सक्रियता बनी हुई है। इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है और इसके लिए फेसबुक को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हालांकि कविता और आलोचना की तरह सब कुछ यहाँ भी अगर कहें तो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वह बहुत बुरा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास विकल्प तो इस समय एक ही है और वो है लाइव होकर के अपनी बातें कहना और लोगों को सुनना। इधर जब मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो इधर कविता के लिए कुछ जरूरी कार्य हुआ है। तो आलोचना के लिए गंभीरता की बात निकल कर सामने आ रही है, चाहे वे कवि हों या आलोचक हों या पाठक हों। ये अब तीनों को महसूस होने लगा है कि कविता, इन दिनों कविता को लेकर के कुछ नई बहसें हुई और ये भी तीनों को महसूस होने लगा है कि आलोचना की जरूरत है। और जरूरी और गंभीरता की जब मैं बात कर रहा हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ, तो यह मैं बताना चाहता हूँ, कुछ जरूरी मुद्दे इधर के साहित्यिक परिदृश्य पर गंभीर होने के लिए विवश कर रहे हैं। वर्तमान हिंदी कविता और आलोचना की बात करें तो ऐसे रचनाकार हैं, कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो इस गंभीर रहने की प्रक्रिया को बरकरार रखे हुए हैं। अन्यथा तो एक मैराथन सा हर जगह चल ही रहा है, कुछ स्थानीय, कुछ राष्ट्रीय, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय सा, जिसके साक्षी होते हुए कहीं न कहीं सहभागी भी हम आप बने हुए हैं। और यह बराबर हम आप देख रहे हैं कि मैराथन का दौर शुरू है। कहीं अंतरराष्ट्रीय कविता मैराथन हो रही है, तो कहीं अंतरराष्ट्रीय निंदा मैराथन हो रही है, तो कहीं अंतरराष्ट्रीय खेदो भगाओ दौड़ो मारो मैराथन चालू है। लेकिन मैराथन से बाहर के कुछ विशेष और सक्रिय रचनाकारों पर बात करते हुए उनके योगदान को रखना संपूर्ण साहित्यिक परिदृश्य को तरोताजा करना है, यह भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, जब मैं कोरोजीवी कविता की बात कर रहा हूं, तो कोरोजीवी आज बेसिकली मैं कोरोजीवी कविता पर ही बात करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जब मैं कोरोजीवी की बात करता हूं, तो बेसिकली कोरोजीवी कविता में अरुण कमल, मदन कश्यप, स्वप्निल श्रीवास्तव, सुभाष राय, संजय कुंदन से लेकर विक्रम मुसाफिर, गौरव पांडे, अमरजीत राम और एकदम तरुण कवि जब मैं कह रहा हूं तो बमुश्किल 17-18 साल की उम्र है। गोलेंद्र पटेल तक की यात्रा पर कर आइए तो आपको लगेगा जैसे कोरोना समय का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ स्पष्ट तौर पर व्याख्यायित हो रहा है। सब कुछ स्पष्ट तौर पर व्याख्यायित हो रहा है। दिखाई दे रहा है हमें, आपको कुछ है जो आपको निर्देशित कर रहा है इन कोरोजीवी कविताओं में। ऐसे कई
महत्वपूर्ण रचनाकारों में मैं आज कोरोजीवी कविता और श्री प्रकाश शुक्ल की रचना दृष्टि विषय के अंतर्गत श्री प्रकाश शुक्ल पर केंद्रित रहते हुए बात करने के लिए आमंत्रित हूं। तो सबसे पहले आमंत्रित करने के लिए केएल पचौरी प्रकाशन और भाई तरुण विजय जी का को हार्दिक आभार देता हूं। इसलिए भी कि तरुण विजय वर्तमान समय में केएल पचौरी के अंतर्गत एक ऐसे युवा प्रकाशक हैं जो बड़ी ही तल्लीनता से जिम्मेदार और अच्छे साहित्य को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी प्रतिबद्धता बनी रहे, इसके लिए भी मैं उनको असीम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। यह तो आइए शुरुआत करते हैं बातचीत की। ये एक और सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने दो मजबूत कोरोजीवी कवि अभी मेरे इस व्याख्यान में भी सुन रहे हैं। मुझे ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक मदन कश्यप सर हैं और दूसरे श्री प्रकाश शुक्ल सर हैं, जिनके कवि कर्म पर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। वहाँ श्री प्रकाश शुक्ला सर भी उपस्थित हैं। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत करते हैं फिलहाल बातचीत की, बाकी बातें तो होती रहेंगी बीच बीच में। तो सबसे पहले बात कोरोजीवी कविता की करते हैं, और यह संयोग ही है कि जिस मंच से कोरोजीवी कविता ने अपनी सैद्धांतिकी को ग्रहण किया और जिस रचनाकार द्वारा ऐसा सार्थक कार्य किया गया, उसी मंच पर और उसी रचनाकार पर आज मैं कोरोजीवी कविता की बात करने चल रहा हूं। दोस्तों, यह एक शाश्वत सत्य बन चुका है हमारे लिए कि हम नसीहत दे सकते हैं। आप जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले श्री प्रकाश शुक्ला सर का कोरोजीवी कविता की पहली सैद्धांतिक व्याख्या केएल पचौरी प्रकाशन के लाइव कार्यक्रम से ही श्री प्रकाश शुक्ल सर द्वारा हुआ, और कोरोजीवी कविता की सैद्धांतिकी की मांग हम सब की भी थी, और लोग भी जो नाम सुन रहे थे वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। तो एक मजबूत सैद्धांतिकी इसी प्लेटफॉर्म से गई, और इसी प्लेटफॉर्म पे आज मैं उनकी रचना दृष्टि को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो यह जब मैं कह रहा हूं कि यह एक शाश्वत सत्य बन चुका है हमारे लिए कि हम नसीहत दे सकते हैं, नारेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई सार्थक और स्थायी महत्व की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तब हम अगल बगल देखने लगते हैं। बात वही है कि घर पड़ोसी का जले, बम पड़ोसी के यहाँ फूटे, लेकिन सरदार भगत सिंह, घर हमारा स्वतंत्र हो, सब कुछ हो, लेकिन सरदार भगत सिंह हमारे घर में न जन्म ले, किसी और के घर में जन्म ले। तो जब मैं यह कह रहा हूं तो यह भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी स्थायी महत्व की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तब अगल बगल देखने लगते हैं। दरअसल यह हिंदी कविता की आलोचना जमीन ही है जहां जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता और जिम्मेदार सब बनना चाहते हैं। एक लंबे समय से कविता में कितनी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ और अवसान भी हुआ, लेकिन हम सब उसे मात्र समकालीन कविता के नाम से ही जानते हैं। यह एक बड़ी समस्या है जिस पर कभी शायद ही किसी ने जोखिम उठाया हो सोचने के लिए। कविता के अध्ययनकर्ताओं को यह पता होगा कि इस प्रक्रिया में हम जहां से शुरू होते हैं वहीं फिर पहुंचकर खत्म भी हो जाते हैं। यानी जब आप समकालीन हिंदी कविता के प्रवृत्तियों और हस्ताक्षरों का अध्ययन करना शुरू करिए तो ये वाकई एक बड़ी कमी है कि हम जहां से शुरू होते हैं वहीं फिर आकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत गया जिसमें कोई आंदोलन तो खड़ा ही नहीं हुआ। यानी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, समकालीन हिंदी कविता में प्रवेश हम मुक्तिबोध वाया धूमिल रघुवीर शाह केदारनाथ सिंह से होते हुए फिर उन्हीं की तरफ वापसी कर लेते हैं। बीच में कुछ अन्य नामों की चर्चा हो जाए, राजेश जोशी जी हैं, अरुण कमल जी हैं, मदन कश्यप सर हैं, इवन गुजर चुके कवि हमारे पंजाब से ही
थे, अच्छे कुमार विकल जी हैं, इन सब की चर्चा हो जाए और होती भी है तो यह आलोचक से लेकर कविता प्रेमियों की हिम्मत की बात है, यह मानना पड़ेगा। हुआ क्या कि बात पे बात प्रोजेक्ट के तहत इस कोरोना समय में श्री प्रकाश शुक्ल के साथ मेरी लगभग 30 घंटे की साहित्यिक वार्ता हुई। 30 घंटे की साहित्यिक वार्ता लगातार हुई, फोन के जरिए हुई। अब आप सोचते होंगे कि इतनी लंबी वार्ता तो कोई अपनी प्रेमिकाओं से भी क्या करता होगा, और यदि किया भी तो बतियाया क्या होगा। तो यह चौंकने वाली बात नहीं है, सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हैं। या आश्चर्य भी नहीं है कि जब लोग ताली और थाली को अपनाने और छोड़ने का कसरत कर रहे थे, उन्हीं दिनों शुक्ल जी काव्यालोचना के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को दूर करते हुए कविता की मुक्ति का विधान रच रहे थे। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जब हम ताली थाली को पकड़ने और छोड़ने के लिए कसरत कर रहे थे, उन्हीं दिनों श्री प्रकाश शुक्ल जी काव्यालोचना के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को दूर करने के लिए कविता की मुक्ति का विधान रच रहे थे। एक जगह उन्होंने कहा भी कि अनिल, वर्तमान दौर में चयन का विवेक और प्रस्तुति के साहस के अभाव से जूझ रहा है। यह जो वर्तमान दौर है, चयन का विवेक और प्रस्तुत के साहस से बुरी तरह से जूझ रहा है। काव्य क्षेत्र में सक्रिय एक बड़ी संख्या में चयन और प्रस्तुत का जोखिम आलोचना ही उठा सकती है, जो वाकई इन दिनों बहुत मुश्किल से देखने को मिल रहा है। जिस समय लोग छंद की वापसी और छंद से मुक्त की बात पर लगभग लड़ झगड़ रहे थे, उन्हीं दिनों श्री प्रकाश शुक्ल जी कविता में लय की आवेगता को बरकरार रखते हुए उसे जीवन की अनगूंज और समय क्रंदन की मानवीय दस्तावेज के रूप में कविता को देख रहे थे। जब लोग लगभग कुछ न कहने की स्थिति में थे, उस समय श्री प्रकाश शुक्ल जी शब्द सत्ता की तरफ वापसी करते हुए एकमात्र कविता ही है जो जीवन में व्यक्ति को सक्रिय रख सकती है, इस बात पर जोर देते हुए मनुष्य और शब्द के रिश्ते पर प्रकृति के स्वभाव की विवेचना कर रहे थे। आपको विश्वास होना चाहिए कि कई दिनों तक ऐसा रहा कि बातचीत करते हुए साहित्यिक वार्ता में हम दोनों जन इतने तल्लीन रहे कि हमने एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछा कि क्या चल रहा है। और कई दिन ऐसा भी हुआ कि बात करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, समय कब बीत गया। तर्क वितर्क भी हुआ, विचार विमर्श भी हुआ, सहमत असहमत के प्रश्न भी आए और कई जगह उलझते हुए सुलझे भी। तो मैं बहुत दिनों से पिछले 2-3 वर्षों से इस बात के प्रयास में था कि समकालीन हिंदी कविता के नाम पर पाठक वर्ग अजीब विरोधाभास का शिकार हो रहा है। जब मैं विरोधाभास के शिकार होने की बात कर रहा हूं तो यह बात मैं आपको ठीक से बताना चाहता हूं। 60-70 के दशक से समकालीन हिंदी कविता की बात शुरू होती है और आज तक उसे 60-70 के दशक से जिस समकालीन कविता की बात शुरू होती है, आज तक उसे उसी समकालीन कविता के नाम से जाना जा रहा है। उसी समकालीन कविता के नाम से जाना जा रहा है। तो एक दिन मैंने विचार बनाया कि इसी नाम के दायरे में रखकर कुछ प्रश्न मैं उठाऊंगा श्री प्रकाश शुक्ल जी से, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या इस 50-60 वर्षों के दौरान कोई ऐसी व्यापक बदलाव समाज में नहीं देखेगी जिससे कि समकालीन प्रवृत्ति का एक नया नाम निर्धारण किया जाए, ताकि एक गंभीर आलोचना की पद्धति निकलकर सामने आए और गंभीरता से विचार विमर्श हो। यह सब मैंने सोचा
तो मैंने एक दिन क्या किया कि जब फोन किया तो शुरुआत में ही मैंने पूछा कि सर आज की कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे, जिससे कुछ विशेष निकल कर सामने आए। उस समय हालांकि मेरे कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया शुक्ल जी ने। मैंने कहा तो क्या यह भी एक कमजोर पक्ष हिंदी कविता का नहीं है कि कोई नई प्रवृत्ति की बात खुलकर नहीं करना चाहता? आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है भाई नई प्रवृत्ति की बात? तो यह एक कमजोर पक्ष है। और फिर क्या यह जोखिम ना उठाने का सबसे सस्ता तरीका है जिसमें हर कोई बचा रहेगा? लेकिन इस तरह से तो आलोचना को कंगाली के कगार पर खड़ा समझा जाए। जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, जब कोई मुद्दा ही नहीं उठ रहा है, जब कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, जब कोई आंदोलन ही नहीं आ रहा है, तो फिर इसका मतलब आलोचना और कविता सब कुछ एकदम जड़ होकर एक ही जगह खड़े हैं। कवि और आलोचक उसी लकीर के फकीर बनकर के पीट रहे हैं। यह वाकई एक बड़ी समस्या है कि इधर के दिन छोटे आलोचक से लेकर बड़े आलोचक तक महज बूझ बुझैया में शामिल है। बड़ा छोटा का प्रारूप आप लोग ही तय कर लेंगे, इस पर मैं नहीं कुछ कहने जा रहा हूं। और यहाँ उसको निर्धारित करने की कोई जरूरत भी नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं और इसके माध्यम से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो शोध पत्र एक शोधार्थी डिग्री के लिए लिख रहा है, उसी जैसा लेख पत्र आज का आलोचक लिख रहा है, जिसे ना तो चिंतन आंदोलन की फिक्र है और ना ही तो प्रवृत्ति निर्धारण की चिंता। 4 संदर्भ अंग्रेजी के उठाए और 4 संदर्भ हिंदी के विद्वानों का उठा लिया, बस बात खत्म। बहुत किया तो लानत मलानत जरूर कर दिया। कभी तुलसी के मुकाबले कबीर को खड़ा कर दिया, तो कभी मुक्तिबोध मात्र को हिंदी कविता का केंद्र मानते हुए बाकी सबको नेपथ्य में धकेल दिया। आलोचना ने इतना भी किया कि किसी को कूड़ा कह दिया तो किसी को कचरे के ढेर में बदल कर रख दिया, लेकिन बौद्धिक विमर्श से भागता रहा। यह सब इधर बहुत हुआ और हो रहा है। फेसबुक के आने से इस प्रवृत्ति को और अधिक पंख लगा है और मजे की बात यह है हर कोई उड़ रहा है। तो क्या वर्तमान कविता और काव्य प्रवृत्ति को बस उड़ने दिया जाए? जब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वर्तमान कविता और काव्य प्रवृत्ति को बस उड़ने दिया जाए, यह भी कम विडंबना की बात नहीं है कि जब प्रकाशक कविताओं को छापने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, पाठक इसे पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि पाठक पढ़ ही नहीं रहे, समकालीन कविता के पास पाठक है ही नहीं। विद्वान ठीक से बहस नहीं कर रहे हैं, जो इस काबिल हैं भी जोखिम नहीं उठा रहे हैं। इस कोरोना काल में भी प्रकृति की वापसी की बात हो रही है, कविता में छंद की वापसी पर ताल ठोका जा रहा है, लेकिन कविता की प्रकृति प्रवृत्ति पर चिंता कौन करेगा भाई? आलोचक नहीं करेगा, कविता नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ल स्वभाव पर कवि है, व्यवहारिक रूप से एक दृष्टि संपन्न आलोचक है। जब मैं दृष्टि संपन्न आलोचक कह रहा हूं तो इस बात को इस अर्थ में गहराई में लेने की बात है कि ये उधार के चश्मे से उद्धरणों को नहीं खोजते हैं और न ही तो अपने आस पास पाले गए कुछ लोगों के माध्यम से संदर्भों को इकट्ठा करवाते हैं, बल्कि पुस्तकों से लेकर के इवन वेद शास्त्र से लेकर के वर्तमान समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में रचे जा रहे उपन्यासों, कहानियों, कविताओं, आलोचनाओं के जरिए लगातार अध्ययन रत रहते हुए निष्कर्षों और सिद्धांतों को खोज निकालते हैं। इस अर्थ में दृष्टि संपन्न आलोचक हैं श्री प्रकाश शुक्ल। मैं जब दृष्टि संपन्न आलोचक की बात कर रहा हूं तो मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि सिद्धांतों की बलवेदी पर मर मिटने से बेहतर वे प्रयोगों में विश्वास करते हैं। जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसके लिए पहले अपने लोक परंपरा और जीवन को देखते हैं, बाद में कहीं अन्यत्र जगह से कोई उदाहरण रखते हैं। तो इस पर अभी हम बाद में भी जिक्र करेंगे। पहले यह तय करते चले कि कोरोजीवी कविता क्या है और यह नाम किस तरह प्राप्त हुआ। तो उस दिन बहुत जिद के बाद 3 नाम दिया, शुक्ला सर ने 3 नाम दिया। एक अस्मिता मूलक कविता, दूसरा प्रायोजनिक कविता और तीसरा नाम जो दिया वो है कोरोजीवी कविता।
यह नामकरण उन्होंने 90 के दशक के बाद, यानी लगभग 88 और 90 के वर्ष के बाद की जो कविता है उसके लिए दिया। इस पर बहुत देर तक बातें होती रही, बहुत देर तक बातें होती रही। एक दो दिन हम हमारे इसी मुद्दे पर गए। अन्य दो नामों पर बाद में चर्चा करेंगे कभी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर। अभी कोरोजीवी कविता और श्री प्रकाश शुक्ल की रचना दृष्टि पर एकाग्र होते हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो यह आश्चर्य नहीं है कि संसार में अब यहीं से हम श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में पदार्पण करते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो यह आश्चर्य नहीं है, संसार में जो कुछ भी घटित होना होता है उसका आभास सजग कवि को होता है और उसकी कविता में वह कहीं पहले से अभिव्यक्त हो रहा होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छे दिनों के माया लोक में रहते हुए कोई 1 वर्ष पहले श्री प्रकाश शुक्ल बुरे दिनों की ख्वाब देखते हैं। और ये जो बुरे दिनों की ख्वाब की बात कर रहा हूं, ये इनकी क्षीर सागर में नींद जो संग्रह है उसकी एक कविता है, बुरे दिनों की ख्वाब। तो ये ख्वाब वे देखते हैं और 2019 में संग्रह आता है। और जब हम देखें तो तब कोरोना जैसी किसी स्थिति का ना तो आपको पता था, ना हमें पता था, ना कवि को पता था, लेकिन वह बुरे दिनों की ख्वाब देखता है। और उस ख्वाब में क्या देखता है, हालांकि कोरोना के बारे में कुछ नहीं पता है कवि को, जैसे हमें आपको नहीं पता है वैसे कवि को भी नहीं पता है, लेकिन कोरोना के बारे में कहने का कुछ बाकी भी नहीं रह जाता। अब उस कविता को आप सुनिए, मैं उस पूरी कविता को आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आप सुनिए उसको। बादल बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, मेरे भीतर धूल उड़ रही है। बादल बरस रहे हैं, मेरे भीतर धूल उड़ रही है। धरती पर चारों ओर हरियाली है, मेरे भीतर मणिकर्णिका दहक रही है। धरती के चारों ओर हरियाली है, मेरे भीतर मणिकर्णिका दहक रही है। सब कुछ विकास में है और मैं स्मार्ट होते शहर में जंगल की हत्या देख रहा हूं। कहने को तो महीना आषाढ़ का है, मुझे शिशिर में पतझड़ की आवाज सुनाई दे रही है। जो इस बारिश में भीग जाएंगे, मैं उनमें हड्डियों के चटकने की आवाज सुन रहा हूं। जो इस बारिश में भीग जाएंगे, मैं उनमें हड्डियों के चटकने की आवाज सुन रहा हूं। यूं तो यह दूबों के होने का समय है, यूं तो यह दूबों के हरे होने का समय है, लेकिन इससे पेड़ों के दरकने की आवाज आ रही है। यह किसी देश का संकट नहीं है मित्रों, ये तो बुरे दिनों के ख्वाब हैं जो अच्छे दिनों की तमन्ना से छन कर आ रहे हैं। ये तो बुरे दिनों यह किसी देश का संकट नहीं है मित्रों, ये तो बुरे दिनों के ख्वाब हैं जो अच्छे दिनों की तमन्ना से छन कर आ रहे हैं। अब इस कविता को पढ़ने के बाद सामान्य लोग इस कविता का सीधा और सपाट अर्थ उन दिनों की स्थिति में ग्रहण किए होंगे और विशेष करके अच्छे दिनों के जो अच्छे दिन आएंगे कि जो नारा था मोदी जी का, उस पर इस कविता का अर्थ लिए होंगे। और लेकिन यह कविता वाकई किसी देश के संकट मात्र पर केंद्रित नहीं है, बल्कि वर्तमान की विभीषिका का संपूर्ण चित्र इसमें देख सकते हैं। बादल के बरसते हुए भी, धूल के उड़ने की बात, सब कुछ होते हुए भी बस्ती के वीरान होने का संकेत नहीं था तो क्या था? क्या था? इस पर सोचिए इसको कि आखिर भाई धूल उड़ने की जो बात थी और बादल बरस रहा है तो सब कुछ होते हुए भी बस्ती के वीरान होने की संकेत नहीं थी तो क्या था? शिशिर में पतझड़ की आवाज का सुनाई देना और दूबों के हरे होने के समय पेड़ों के दरकने की आवाज का आना क्या है? यह कवि वैसे तो उस समय केंद्रित होता है एक नागरिक परिवर्तन की आड़ में बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्य पर, लेकिन यह जो बुरे दिनों की ख्वाब है
दरअसल प्रकृति में परिवर्तन की अनुभूज की पहचान और सब कुछ मनुष्य के हाथ से छूटते जाने की हकीकत है, जो आज से 1-2 वर्ष पहले ही कवि ने देख लिया था, कवि को महसूस हो चुका था ना। तो अब यहां ये वाकई समझने वाली बात है कि जैसे अब ये मैं यहां एक बात जो मैं भूल जा रहा था, वो ये कह रहा हूं कि जैसे द्विवेदी युग 1920 में लगभग समाप्त होता है, लेकिन छायावाद के शुरुआत की जो अनुभूज थी वह 1918 के आसपास प्रसाद की झरना कविता के साथ, और जब निराला की जूही की कली को केंद्र में लें तो 1916 के आसपास सुनाई देने लगती है। तो क्या उसी तरह कोरोना समय के आगमन की आहट, या यूं कहें कि कोरोजीवी कविता की अनुभूज इस क्षीर सागर में नींद संग्रह की इस कविता के अनुसार 2019 में ही नहीं होने लगी? इस पर आप लोग भी विचार करें। और इस कविता को इसीलिए मैंने सुनाया ताकि आप लोग ये निर्धारित कर सकें कि कोरोजीवी कविता अचानक में लिया गया नाम नहीं है, बल्कि जो कठिन परिस्थिति आ रही थी उसके संदर्भ में नामकरण रखने वाला अध्येता 1 साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले ही उसके बारे में परिचित हो चुका था, उसके बारे में जान चुका था। तो इस कविता पर विचार करिए। तो कवि जब कहता है कि ये तो बुरे दिनों के ख्वाब हैं जो अच्छे दिनों की तमन्ना से छन कर आ रहे हैं, तो कहीं गहरे में ख्वाब यथार्थ हो जाता है और मनुष्य की वह सभी कोशिशें ध्वस्त हो जाती हैं जो वह प्रकृति के प्रतिरोध में करना शुरू कर रहा होता है। यहाँ जब मनुष्य द्वारा प्रकृति के प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, तो कोरोना समय में और उसके पहले से भी निर्दोष और निरपेक्ष जनसमूह पर हो रहे अकल्पनीय अत्याचार और दुर्व्यवहार की बात कर रहा हूं। यह निरापद नहीं है कि कोरोना काल के कुछ समय पहले ही बेरोजगारी का संकट राष्ट्रीय स्तर पर विशेष मुद्दा बनना शुरू होता है और तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण होने की प्रक्रिया का प्रारंभ भी जोर शोर से हो जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यह भी ध्यान में रखें कि यह वही दौर है जब विमान कंपनियों से रोजगार संपन्न बेरोजगारी के संकट से सड़कों पर आते हैं। जब मैं यह कह रहा हूं तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि यह वही दौर है जब विमान कंपनियों से रोजगार संपन्न बेरोजगारी के संकट से सड़कों पर आते हैं और हम अच्छे दिनों की तमन्ना लिए देश के समृद्ध होने की परिकल्पना में खोए रहते हैं। यानी बड़ी संख्या में महानगरों से लेकर शहरों तक में जो गरीब मजदूर सड़कों पर आए, उसकी शुरुआत कोरोना के आने से पहले ही हो चुकी थी। अब ये सारे संकट कवि को दिखाई दे रहा है जो अच्छे दिनों के ख्वाब से छन करके आ रही है। इस पर गंभीर होकर सोचने की जरूरत है। अच्छा, ये तो एक बात है। तो जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, तो दोस्तों यह ध्यान में रखिए कि श्री प्रकाश शुक्ल कोरोजीवी कविता को संवेदनात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं। यह मैं भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की संवेदना की जैसी सूक्ष्म अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से हुई है, अन्यत्र नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि दो ही स्थितियां संपूर्ण परिवेश में वर्तमान रही, जन और संवेदना। आदमी पूरे कोरोना काल में वेदना से घिरा रहा और कभी उसके प्रति संवेदनात्मक लगाव से विलग ना हो सका। कैसे हो सकता है? आखिर एक भूखे व्यक्ति को
मरते घिसटते देखते हुए कोई निपट निर्दयी क्रूर ही होगा जो नृत्य आयोजन में स्वयं को विन्यस्त रख सकेगा। व्यक्ति हो सकता है लेकिन कवि और कविता नहीं। क्यों? क्योंकि कविता के पास जो कुछ भी होगा, व्यक्ति हो सकता है लेकिन कवि और कविता नहीं। क्यों? क्योंकि कवि और कविता के पास जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले उस भूखे व्यक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। कवि के पास जो कुछ भी होगा वो उस भूखे व्यक्ति को दे देना चाहेगा। तो कोरोजीवी कविता ने भूखे व्यक्ति का हर संभव निर्वहन किया। बतौर कवि श्री प्रकाश शुक्ल की संवेदना ही नहीं अपितु जागरूक मानसिकता की संपूर्ण वेदना दुख से पीड़ित जन के साथ रही। कोरोना समय में रचित श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में भूख है, भय है, त्रासदी है, प्रकृति है। आगत भविष्य के प्रति कुछ आशंकाएं हैं तो स्पष्टता भी है। अब आगत भविष्य के प्रति कुछ आशंकाएं हैं तो स्पष्टता भी है। स्पष्टता की बात जब मैं कर रहा हूं तो यह भी कहना चाहता हूं कि कवि ने सच कहने से कभी संकोच नहीं किया, कभी संकोच नहीं किया और झूठ का सहारा कविता में कभी लिया नहीं। यथार्थ को कवि ने उतना ही दिखाने की कोशिश की जितना कि हमारे समाज में, हमारे परिवेश में है। क्योंकि अगर यथार्थ का व्यापार कवि करने लगा तो वो कवि ना होकर के कुचड़ा की भूमिका में आ जाएगा, जो अपने माल को बेचने के लिए पहले उसको बढ़िया से सजाता बजाता है, एक का चार बताता है और फिर उसको बेचता है। यह आदत श्री प्रकाश शुक्ल में नहीं है, ना तो उनकी कविताओं में मुझे कभी देखने को मिला। जब मैं यह कह रहा हूं तो यह मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अपनी कविताओं में कवि समस्याओं पर बयानबाजी नहीं करता, अपितु यथार्थ स्थिति को उठाकर एकदम सामने रख देता है। मजबूर और बेबस लोगों का तप्त सड़कों पर नंगे पांव चलना, अटैची पर अटा पड़ा बच्चे को लाचार मां द्वारा खींचकर घर की तरफ वापसी करना, अपनों के इंतजार में अपनों का बेबस होना, सुखी और संपन्न लोगों के अंदर अधिक डर का होना, ये सारी के सारे ऐसे दृश्य हैं जो कवि के हृदय को चीर कर निकले हुए हैं। चीर कर निकलना, जब मैं चीर कर निकलने की बात कर रहा हूं कि कवि के हृदय को चीर कर निकले हुए हैं, तो यह मानकर चलिए कि चीर कर निकलना कोई सरल मुहावरा नहीं है। कितना दुखी हुआ होगा कवि इन दृश्यों को देखकर, यह सोचना सहज है। कविताओं का सामना करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सुख के दृश्य आदमी बार बार देखना चाहता है, जबकि दुख जिस तरह झेलना नहीं चाहता उसी तरह देखना भी नहीं चाहता। इस मायने में श्री प्रकाश शुक्ल ने एक जागृत कवि का परिचय दिया है। जब मैं जागृत कवि का परिचय दे रहा हूं तो यह बात भी ध्यान में रखिए कि मैं कवि के प्रशंसा में कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं और न ही तो मैं कवि की प्रशंसा में कुछ एक्स्ट्रा कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जागृत कवि की बात इसलिए कर रहा हूं कि कवि तमाम घटनाओं का स्वयं साक्षी रहा है। कैसे रहा है मैं वो दिखा रहा हूं कि इस कोरोना समय में सभी डरे हुए हैं। जो जितना शक्तिशाली है या संपन्न है वह उतना डरा हुआ है, और जो जितना निर्बल है या अभावों से घिरा हुआ है भय मुक्त है। डर का अपना समाज शास्त्र होता है। यह कवि ने डर कविता में बताना चाहा है। इधर की स्थितियों को देखते हुए यह तो स्पष्ट हो ही गया कि बहुत ताकत डर पैदा करती है। ये कवि की कल्पना, कवि की कविता है, ध्यान में रखिए इसको। बहुत ताकत डर पैदा करती है, जो बहुत ताकतवर होता है डरा होता है। यह साधारण सी बात है कि बहुत ताकत का होना असल में बहुत के शोषण से संभव होता है, और यह शोषण ही बहुत ताकत के तकिए के नीचे दबा होता है जो डराता रहता है। और डरे हुए लोग भयाक्रांत होकर इधर छिपते फिर रहे हैं।
डरे हुए लोग भयाक्रांत होकर इधर छिपते फिर रहे हैं। वैसे हुआ यह पहली बार है जब शोषण करने वाले आपदा की गिरफ्त में हैं, अन्यथा तो शोषित ही समस्याओं के हत्थे चढ़ता है। कभी डर कर घर में बैठने के लिए नहीं है, वह सामाजिक गतिविधि पर बराबर नजर रखे हुए है। गतिविधियां बिल्कुल सामान्य नहीं है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इतनी की इंतजार के निमित्त, अब यहाँ एक कविता है कवि की, इंतजार। एक दृश्य देखता हूं, दूसरा उछलने लगता है, एक आंसू पोंछता हूं, अनेक टपकने लगते हैं। सहज मन भी अशांत होकर ऊँघता है और एक घर से अनेक घरों को जाने आने वाले के इंतजार में घुट घुट कर जीता है, ऊँघता है। ऐसे परिदृश्य में वर्तमान रहते हुए अब फिर कविता की पंक्तियां देखिए। कवि कहता है, हाय कैसे कहूं हर क्षण एक बीतता हुआ क्षण है। हाय कैसे कहूं कि हर क्षण एक बीतता हुआ क्षण है, और जो बीत रहा है वह किसी अनबीते का महज इंतजार लगता है, जिसमें सींचती हुई करुणा गुजरते समय की उदासी बन कंठ में अटक सी गई है। न तो कुछ बोला जा रहा है और न तो कुछ समझा या समझाया जा रहा है। इसी कविता के माध्यम से कवि यह भी देखता है कि तमाम राहों के तमाम अटके भटके लोग, बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके वियोग में दूर बहुत दूर कोई माँ रो रही है। कवि की पंक्तियां देखिए, दूर बहुत दूर कोई माँ रो रही है, अर्थ तो बचा नहीं, भाषा भी खो रही है। अब दुख से भाव और भाव से भाषा की विकृत का होना सामाजिक प्रक्रिया का छीड़ होना है। माँ की जिन आंखों को सुख सुविधा हेतु सांत्वना देकर एक बालक दूर देश में गया होता है, वही बालक सब कुछ गंवाकर पुनः उसी माँ के पास लौटना चाहता है। कभी केदारनाथ सिंह ने कहा था कि जाना सबसे खतरनाक क्रिया है, लेकिन मजदूरों, मजबूरों और महानगरों से ठुकराए गए लोगों को तप्त सड़कों पर नंगे पांव चलते भागते और आते हुए देखकर कवि कहता है, जाना नहीं रही अब एक खतरनाक क्रिया, जाना नहीं रही अब एक खतरनाक क्रिया। नई सदी में लौटने की यह क्रिया जाने से कहीं अधिक खौफनाक है। नई सदी में लौटने की यह क्रिया जाने से कहीं अधिक खौफनाक है, इस अर्थ में कि भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। मैं एक मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। नीचे जो है गेट बंद है, 1 मिनट लगेगा, मैं फिर वापसी कर रहा हूं 1 मिनट में। सॉरी, गेट खुला हुआ था और कोई आया हुआ था तो दिक्कत हो रही थी। तो कविता मैं बता रहा था कि कवि कहता है कि जाना नहीं रही अब एक खतरनाक क्रिया, नई सदी में लौटने की यह क्रिया जाने से कहीं अधिक खौफनाक है। इस अर्थ में खौफनाक है कि भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। उन तक पहुंचाए गए सारे आश्वासन अब तक बेकार हो चुके थे। अनुशासन के नाम पर उनके पास अब सिर्फ एक जिद बची थी कि उन्हें घर पहुंचना है। अनुशासन के नाम पर उनके पास अब सिर्फ एक जिद बची थी कि उन्हें घर पहुंचना है। उनकी जिद व घर के बीच एक गहरा तनाव था जिसमें घर लगातार निथर रहा था।
उनकी जिद व घर के बीच एक तनाव था जिसमें घर लगातार निखर रहा था। मुश्किलें विकराल हो रही थी जिनके समाधान के लिए वे घर पहुंचना चाह रहे थे। मानो उनकी जिद लगातार बड़ी हो रही थी और इस जिद में बड़ी हो रही थी उनकी उम्मीदें। मानो उनकी जिद लगातार बड़ी हो रही थी और इस जिद में बड़ी हो रही थी उनकी उम्मीदें, जिसे अब एक घर से ही संभव होना था। कितना ताकतवर था यह पहुंचना, कितना ताकतवर था यह पहुंचना कि एक पथियाई पथरीली जमीन पर कभी साइकिल से तो कभी पैदल चलते ठंडे पानी की तरह बह रहा था उनके भीतर, जिससे लौटने से अधिक पहुंच पाना संभव हो रहा था, जिससे लौटने से अधिक पहुंच पाना संभव हो रहा था। बाहर होना बेघर होना है। अब जानते हैं जो बाहर रह रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बाहर होना बेघर होना है। यह पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि घर सही अर्थों में घर है, जहां पहुंचना मात्र अपने द्वारा संरक्षित और सुरक्षित होना है। यह वाकई पहली बार लोगों को आभास हुआ कि घर सही अर्थों में घर है, जहां पहुंचना मात्र अपनों द्वारा संरक्षित और सुरक्षित होना है। दूर प्रदेशों से घर की तरफ लौटना सही अर्थों में लौटना नहीं, पहुंचना है। यहाँ उत्कंठा है, उत्साह है, डर है, भय है और इन सभी से निजात तभी मिलेगी जब वह घर पहुंचेगा। कभी फिर कहता है, कभी कभी की ये पंक्तियां फिर आप देखिए, घर लौटने से अधिक पहुंचने के लिए होता है। यह तब पता चला जब वे तप्त सड़कों पर संतप्त भाव से लौट रहे थे। घर लौटने से अधिक पहुंचने के लिए होता है। यह तब पता चला जब वे तप्त सड़कों पर संतप्त भाव से लौट रहे थे और अपनी पुरानी स्मृतियों को सहलाते नंगे पांव सड़क पर दौड़ रहे थे, जिससे कभी वे गए थे। नंगे पांव सड़क पर दौड़ रहे थे जिससे कभी वे गए थे। श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ जाने और आने की बीच की जो त्रासदी है वह हमें हतप्रभ करती है, वह हमें चिंतित करती है, वह हमें चिंतन में डूब करके कुछ सकारात्मक उपाय करने के लिए विवश करती है। इसलिए भी कि जो जिस हाल में है, भाग रहा है कि भगाया जा रहा है, बस उसी हाल में चला आ रहा है। आपको उस समय की स्मृतियों को ध्यान में दीजिए कि कवि की बच्चा कविता, यहाँ कवि की एक कविता है बच्चा, वो एकदम से द्रवित कर देती है, जिसमें एक बच्चे को हेतु बनाकर माँ की ममता को शब्द चित्र में पिरो दिया है कवि ने। कवि देखता है कि सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा। कविता की पंक्तियां देखिए, सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा जो पहियों के बल सरक रहा है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है, अपनी दूसरी टांग से सड़क को नापती। बच्चा माँ की मदद कर रहा है। वह चुप है कि ओह सब कुछ गुप्त है। वह चुप है कि ओह सब कुछ गुप्त है। अब देखिए इस कोरोना समय की त्रासदी को खुली आंखों से देखिए और एक बार उस समय से लेकर इस समय तक चले आइए कि सड़कें शांत हैं, लोग गायब हैं, हर तरफ नीरवता है। गुप्त शब्द जो है वो अपनी अर्थवत्ता लिए होता है। सही अर्थों में कोरोना काल की यह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है। कब की पंक्तियां देखिए कि यह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा शांत है और मां की गर्दन की तरह सड़क को दोनों हाथों से जकड़ रखा है। इन पंक्तियों को फिर से देखिए, यह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा शांत है और मां की गर्दन की तरह सड़क को दोनों हाथ से जकड़ रखा है। पूरा देश देख रहा है इस दृश्य को। यह जो खबर है पूरा देश देख रहा है इस दृश्य को।
और आज तक वह दृश्य हमारी आंखों के सामने नाच रहा है। वाह की प्रक्रिया चल रही है, चारों तरफ से चल रही है। न्यूज चैनल बहस कर रहे हैं, विद्वान डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। दिल्ली का एक मुख्यमंत्री सुविधाओं का ऐलान कर रहा है, कांग्रेस बस चलवा रही है और भाजपा उसे रोक रही है। इस बीच उसी गति में बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है यह माँ भी, जिसके साथ लटक गई है यह कविता। न तो माँ को पता है न इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है। ध्यान दीजिए इसको, ये पंक्तियां है, ये पंक्तियां जिस तन्मयता से कवि ने लिखा है उसी तन्मयता से मैंने इसे पढ़ा है और उसी तन्मयता से मैं जब आपको सुना रहा हूं तो शायद आपको उतनी वेदना ना हो रही हो, लेकिन जब मैं उन दृश्यों से, इन शब्दों से होकर गुजर रहा हूं तो आप विश्वास मानिए कि मेरे आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो गिरना चाहते हैं। आंसू किन अर्थों में गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है, जिसे आप इस कोरोजीवी कविता के विश्लेषण और कविताओं को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। फिर से सुनिए इसको। बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है यह माँ भी, जिसके साथ लटक गई है यह कविता। न तो माँ को पता है न है इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है। यहाँ कवि उसी दर्द से तड़प रहा है जिस दर्द से माँ अपने बच्चे के लिए व्याकुल है। कवि उसी दर्द से तड़प रहा है जिस दर्द से माँ अपने बच्चे के लिए व्याकुल है। यह पूरे कोरोना काल का सबसे भयानक दृश्य है और कवियों के भीड़ में पहली कविता थी ये, जब इस दृश्य को अटैची पर लटके हुए बच्चे के दृश्य को कवि ने शब्द दिया था। ये पहली कविता थी कोरोना काल की उस दृश्य पर। माँ की बेबसी में बच्चे की भूख जैसे गायब हो जाती है, उसी तरह सृजन की अनिवार्यता में कवि के आंखों की नींद गायब हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि कवि की आंखों की नींद क्यों गायब हो रही है? दरअसल कवि के नींद का गायब होना आम आदमी के उम्मीदों का जिंदा रहना है। यदि कभी भी सो जाए तो कमजोर जन को आखिर कौन बचाए? जब इस दृश्य से मैं विचार करता हूं तो पाता हूं कि श्री प्रकाश शुक्ल जिंदा मनुष्यता के जागरूक कवि है। मरी हुई मनुष्यता सब कुछ से बेखबर होकर सोती है, कभी जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो कभी संवेदना के नाम पर राजनीति करती है। जिंदा मनुष्यता का कवि सामंजस्यता की जमीन पर खड़े होकर जन सामर्थ्य की बात करता है, जन समर्थन की मुद्दा उठाता है। जब मैं यह कह रहा हूं श्री प्रकाश शुक्ल के पक्ष में, तो दोस्तों मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री प्रकाश शुक्ल का कवि यह देखकर हैरान है कि जिस देश में अभी भी रोटी एक अस्थायी समस्या है, उस देश में आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया जा रहा है। यहाँ रोटी बनने की प्रक्रिया से लेकर बिखरने और अपदस्थ किए जाने तक की स्थिति को जिस गंभीरता से वह रखता है, हमें ठहर कर सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। कवि देखता है कि रोटी बन रही है, अनेक के इंतजार में लोई पड़ी है, लोई से रोटी बनने के बीच एक जगह है। कविता की पंक्तियां देखिए, इसको सुनिए इसको। रोटी बन रही है, अनेक के इंतजार में लोई पड़ी है, लोई से रोटी बनने के बीच एक जगह है जहां उम्मीद है। रोटी रोज ही इस उम्मीद के साथ निकलती है, लेकिन हलक के नीचे उतरने से पहले ही बिखर जाती है। रोटी का बिखरना आम आदमी की इच्छाओं और अभिलाषाओं का बिखरना है। रोटी का बिखरना आम आदमी की इच्छाओं और अभिलाषाओं का बिखरना है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि रोटी बनने और आत्मनिर्भर होने के बीच ही उम्मीद है, जिस पर यह पूरा देश निर्भर है, और यदि स्पष्टता कहें तो जिंदा है। जहां तक सवाल हलक के नीचे उतरने का है, तो जो सदियों से भूखे और नंगे रहते आए हैं, फिलहाल उम्मीद जैसी स्थितियां उनके लिए भयानक स्वप्न है। जब मैं भयानक स्वप्न की बात कर रहा हूं, तो कवि मानता है कि इस देश में रोटी का बिखरना नहीं है कोई घटना।
पंक्तियां ध्यान में दीजिए। रोटी का बिखरना नहीं है कोई घटना, जनता अभी भी सड़क पर है और उसके पलट प्रवाह के बीच देश आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर होता देश अब रोटियों से आगे निकल चुका है। आत्मनिर्भर होता देश अब रोटियों से आगे निकल चुका है। अब यह कौन समझे कि जो जनता सड़कों पर है वह आत्मनिर्भर बनने के लिए ही निकली थी, लेकिन रोटी के अभाव ने उसे सिर्फ फिर सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। जिस भूख को बार बार अपदस्थ किया जा रहा है, वही भूख जब इस देश की अस्थायी समस्या है, तो कोई कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति खोज रहा है। आत्मनिर्भर तो प्रकृति हो सकती है, सबको अशांत करके स्वयं शांति का उदाहरण रखती है। मुरझाए रहते हैं सब तो वह खिलखिला कर हंसती है। जैसे मनुष्य प्रकृति को अशांत करके खिलखिलाता है। गुलमोहर कविता है कवि की, श्री प्रकाश शुक्ल की एक कविता है गुलमोहर। इस कविता की गंभीरता को देखिए। इस कविता को मैं सुना रहा हूं आपको। धूप खड़ी है, हवा स्तब्ध है। धूप खड़ी है, हवा स्तब्ध है। जेठ की धरती पपड़िया गई है। जेठ की धरती पपड़िया गई है। पगडंडियां चिलचिला रही हैं। सड़क सुनसान है और आदमी अपनी ही छाया में कैद है। एक जहर है जिसमें पूरी बस्ती नीली हो गई है। बस बचा है केवल गुलमोहर, जो अपने चटक लाल रंगों में और भी खिलखिला रहा है। जो अपने चटक लाल रंगों में और भी खिलखिला रहा है। अब यहाँ देखिए कि सब त्रासद स्थिति में फंसे हुए हैं, तो गुलमोहर अपने चटक लाल रंगों में अभी भी खिलखिला रहा है। होना तो यह चाहिए था कि सबके दुख में दुखी होकर इसके चटकपन में भी कमी आ जाती, लेकिन नहीं आई। सबके विपद के दिन इसके लिए उत्सव के लगे। ठीक हमारे समय के तथाकथित कवियों और विद्वानों की तरह। इन्हें और गुलमोहर को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे यह समय आपदा का समय ही नहीं, लोभ वृत्ति को साधने और अखुआए लालची स्वभाव के पुष्पित और पल्लवित होने का भी समय है। जब मैं यह कह रहा हूं तो यह भी ध्यान रखिए कि यह समय एक हद तक साहित्य का ऐसा विदूषक समय बनता दिखाई दे रहा है जहां सभी ज्ञानी और सभी कवि की भूमिका में है। इस तरह से लाइव और वॉइस पार्टी के मुहताज मोहजाल में फंसकर व्यस्त हैं, जैसे यदि वे नहीं लाइव आएंगे तो देश का बहुत अहित हो जाएगा। अधिकांश संख्या उन्हीं की है जो अभी तक साहित्यिक दुनिया में फोकस के बाहर रहे। ऐसे वक्ता कवि साहित्यकार कवि को दिखाई देते हैं जो कोरोना जैसी भयंकर आपदा को अवसर के रूप में भुना रहे हैं। दरअसल वे जानते हैं ये कि जितने गुण हैं उन्हें दिखाने का यह उपयुक्त समय है, बाद में तो कोई पूछता नहीं। अब ऐसे लोगों की सक्रियता को कवि विकल काल का विमल महोत्सव कहता है। अब इस कविता की पंक्तियां देखिए। लिखना कम है दिखना ज्यादा, लिखना कम है दिखना ज्यादा, सीखना कम है खिसना ज्यादा, भेदना कम है छिदना ज्यादा, सिटपिट कम है गिटपिट ज्यादा। यहाँ सिटपिट का अर्थ है चमत्कृत करती ध्वनि और गिटपिट का अर्थ है उलझी हुई ध्वनि। एक तरफ तो चमत्कृत होने की लालसा है और दूसरी तरफ कुछ स्पष्ट न कर पाने की बेबसी। इन सब को मिलाकर स्वभावतः दिखना और खिंचना ही उनके अब तक के जीवन की प्रमुख दिनचर्या रही है। वैसे कुछ विशेषताओं की तरफ ऊपर भी बात कर चुका हूं, जिसे यहां से जोड़कर इस प्रवृत्ति को देखा जाना चाहिए। जब मैं यहाँ लाइव और वॉइस पार्टी की बात किया हूं, तो ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने सार्थक हस्तक्षेप करके संवाद की एक नई प्रक्रिया को जन्म दिया है और जो कुछ लोग उस परंपरा से रहे हैं जिनका लिखना कम दिखना ज्यादा वाली स्थिति थी, वो उस पर कवि का ये व्यंग बहुत ही धारदार बैठता है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ल के कवि दृष्टि की एक खासियत यह भी है, वे अपने समय के सभी प्रश्नों पर चौकन्ने रहते हैं।
जब मैं चौकन्ने रहने की बात करता हूं तो यह मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बड़े विमर्शकार इसी वजह से उन्हें समझने में नाकामयाब हो जाते हैं और वे अपनी ढपली अपना राग लेकर इस कवि पर दौड़ पड़ते हैं। दरअसल आलोचना और सृजन अपनी ढपली अपना राग का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। और जब मैं यह कह रहा हूं तो यह भी समझने की जरूरत है कि संवाद में संकीर्णता न होकर वैविध्य होना चाहिए। वैविध्य के दायरे हो सकते हैं, लेकिन संकीर्णता इतनी भी न हो कि एक जरूरी और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन आप एक खास चश्मे से करने लगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, तो ऐसे लोगों को यह पता होना चाहिए कि समय जब परिवर्तित होता है तो बहुत कुछ बदल कर रख देता है। नई नई धारणाएं जन्म लेती हैं तो कई टूटती भी हैं। यहाँ सारी की सारी स्थापनाएं धरी रह जाती हैं और जिज्ञासु मन बेबस होकर उलझ जाता है। कवि उत्तर कोरोना, एक उत्तर कोरोना कविता है श्री प्रकाश शुक्ल की, जिसकी सब शीर्षक था आत्माएं होंगी आत्मीयता न होगी। यह वह कविता है जो बात के दौरान जब मैं बातचीत कर रहा था तो उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये जो कविता निकल कर आई थी उस प्रश्न की कवि अच्छे तरीके से बताएंगे। तो उस प्रश्न की प्रतिक्रिया के रूप में यह कविता निकल कर आई थी और मुझे लगा था कि कहीं इस समय की कविता या इसके बाद की कविता को उत्तर कोरोना का नाम ना दे दिया जाए। वैसे कोरोना काल के बाद की कविता को उत्तर कोरोजीवी कविता कहना ठीक होगा, उत्तर कोरोना कविता की अपेक्षा उत्तर कोरोजीवी कविता कहना ठीक होगा। जब हम कोरोना काल की विसंगतियों को डाक जाएंगे तो उत्तर कोरोना कविता में यह कहकर आश्चर्य व्यक्त करता है कि कविता की पंक्तियां देखिए कवि की कि कितना विकट समय है कि जब दुनिया का सारा विज्ञान एक रोए के 1000वें भाग से भी छोटे वायरस की काट नहीं खोज पा रहा है। लगभग एक ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता की तरह इधर उधर छिटक रहा है, अपने स्वरूप को लगातार बदलता हुआ हर क्षण धरती का खून पी रहा है। तुम मुझसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हो। ये एक कवि की पंक्तियां हैं। अब उत्तर कवि ही देगा यह भी सबको पता है। एक बार बात में बात एक प्रोजेक्ट चल रहा है शुक्ला सर के साथ, तो उसमें चर्चा करते हुए श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा था, जहां सभी सत्ताएं निरुपाय हो जाती हैं वहीं से शब्द सत्ता अपना कार्य शुरू करती है। आज जब कोरोना के सामने विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक विवश और हताश नजर आ रहे हैं तो यही शब्द शक्ति है जिसमें हम संघर्ष की प्रेरणा ले रहे हैं। कब यहाँ भी यही कहना चाहता है कि क्या तुम जानते हो यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है। कवि कह रहा है यहाँ पे, क्या तुम जानते हो यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है जिसमें संत कवियों की एक बार फिर से वापसी हो रही है। जब उन्होंने कहा था कि इस जगत में एक ही ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या है, तो वह ब्रह्म शब्द है। जिस ब्रह्म सत्ता की वापसी हो रही है संत साहित्य के, संत विचार की, तो वह क्या है? वही शब्द है। आस्थाएं फड़फड़ा रही हैं, नए तरीके ढूंढ रही हैं, जबकि शब्द संघर्ष कर रहे हैं और हमें तमाम डर भय और आशंका से मुक्ति दिला रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ल कोरोजीवी कविता को आपदा के आंतरिक मर्म का उद्घाटन करने वाली और व्यवस्था विरोध की कविता मानते हैं। यहाँ एक शब्द और उनके ही माध्यम से जोड़ना चाहता हूं, संप्रदायगत सजगता, जो एक बड़ी व्यवस्था का आधार स्रोत है। आप ध्यान देंगे तो इस पूरे कोरोना परिदृश्य में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जो भाव है वह गायब है। कविता में भी लगभग गायब है। कहीं भी हिंदू मुस्लिम गिरजाघर या सिख जो भी संप्रदायगत जो भी विविधताएं थी वह सब यहाँ से गायब है। पूरे काव्य परिदृश्य से लगभग गायब है। वही लोग इनका नाम ले रहे हैं जिनके पास चयन का विवेक और प्रस्तुत का साहस नहीं है। वही हिंदू मुस्लिम का लकीर के फकीर बन हिंदू मुस्लिम के राग को अलाप रहे हैं। बाकी हर
हर जगह से ये चीजें गायब है। तो ना तो कहीं से आप देखेंगे तो ना तो कहीं से अजान की आवाज आ रही है और ना ही तो कहीं मंदिरों से आरती और घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही। सब कुछ कोरोना में नहीं थे, जहां स्व सुरक्षा का मंत्र सलीके से कार्य कर रहा है। महत्वपूर्ण कोरोजीवी कवि मदन कश्यप की एक कविता यहाँ याद आती है, जिसमें वह कहते हैं कि नई सदी में ताकतवर और हृष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक कितना निरीह दिखने लगा है। मदन कश्यप की ये कविता है, इसको कविता की पंक्तियां हैं और इसको सुना जाना चाहिए कि नई सदी में ताकतवर और हृष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक कितना निरीह दिखने लगा है। इस कोरोना समय में मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। वैसे तो ईश्वर के नकार का प्रश्न बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले भी हमारे सामने कई बार आ चुका है, लेकिन इधर प्रश्न ही नहीं उठा। आखिर तो सप्रमाण यह सिद्ध भी हुआ कि जो है बस मनुष्य है और शब्द है। शब्द प्रकृति है और मनुष्य उस प्रकृति के माध्यम से संचालित होने वाला जीव। शब्द प्रकृति है, प्रकृति ही मनुष्य है और फिर मनुष्य ही ईश्वर है। और यह मनुष्य ही ईश्वर है को देखने के लिए जब आप अंधा युग पढ़ेंगे तो अंधा युग में बाद में जब श्री कृष्ण की मृत्यु होती है और जब वृद्ध याचक कहता है कि श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मेरे समय का यह समय जा रहा है और यह कलयुग आ रहा है जहां हर मनुष्य में ईश्वर होगा, तो अपनी चीजें स्वयं संचालित करेगा। और वहां वही चीजें आकर के हम यहाँ इस कोरोजीवी कविता में भी देख रहे हैं कि मनुष्य ही ईश्वर है। तो श्री प्रकाश शुक्ल के ही शब्दों में कहूं तो कोरोजीवी कविता की यह स्थापना भी एक हद तक सही है कि अब सभ्यता के प्रश्न ईश्वर की ताकत से नहीं, मनुष्य की शक्ति से तय होंगे। सभ्यता के प्रश्न ईश्वर की ताकत से नहीं, मनुष्य की शक्ति से तय होंगे। सत्ता और शक्ति दोनों के केंद्र मनुष्य होगा, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि परिवर्तन के ऐसे दहलीज पर कवि यह भी मानता है कि कोरोना काल के बाद ऐसा समय आएगा जहां अभिव्यक्तियां होगी लेकिन आस्वाद ना होगा। अब इन कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से आप सुनेंगे। जहां अभिव्यक्तियां होंगी लेकिन आस्वाद ना होगा, लोग लौट रहे होंगे लेकिन लौटने के लिए कुछ ना होगा। आत्माएं होंगी, आत्मीयता ना होगी। एक देह होगी जिसको एक आत्मा ढो रही होगी। यह चिंताओं व शंकाओं के संघर्ष का दौर होगा। यह चिंताओं और शंकाओं के संघर्ष का दौर होगा जिसमें हर कुछ एक भय की तरह समर्पित होगा, जहां स्वीकारने के अलावा और कुछ ना होगा, जहां स्वीकारने के अलावा और कुछ ना होगा। और संघर्ष के मोर्चे पर हर बार विवेक ही मारा जाएगा। और संघर्ष के मोर्चे पर हर बार विवेक ही मारा जाएगा। यह जो समय अब हम कोरोना के साथ जी रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। सही अर्थों में हम उत्तर कोरोना काल में पहुंचने जा रहे हैं। घर से बेघर हो रहे लोग दर बदर होकर भटक रहे हैं। जिंदा आदमी इतना डरा हुआ है कि किसी को देखना नहीं चाह रहा है। कोई किसी को छू रहा है तो लड़ाई हो जा रही है। कोई कुछ कह रहा है, हम महज स्वीकार रहे हैं। विवेक का क्षरण पहले ऐसा हुआ कहां? एक बार विचार कर देखिए कि विवेक का जो क्षरण अब हो रहा है या हुआ है, पहले ऐसा कब और कहां हुआ? कवि के इस कथन में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शासक बहुत उदार होंगे। इसको ध्यान में रखिए, शासक बहुत उदार होंगे। कविता की पंक्तियां हैं, शासक बहुत उदार होंगे लेकिन उनमें सब कुछ पाने की एक जल्दी होगी। यह कविता है उसी उत्तर कोरोना की कि शासक बहुत उदार होंगे लेकिन उनमें सब कुछ पाने की एक जल्दी होगी।
लगभग इस समय की वाचाल मीडिया की तरह, जहां ब्रेक के बाद भी एक पुराना ही चीखता है, जहां ब्रेक के बाद ही एक पुराना ही चीखता है। ये कविता भी उसी की उत्तर कोरोना की ही कविता है। तो पुराने की चीख ही वर्तमान सत्तासीन शासक के पास शेष है। अपना उसका अपना कार्य और कर्तव्य बिल्कुल याद नहीं है। जब कभी यह कहता है कि क्या तुम जानते हो वायरस का कोई पूर्व काल नहीं होता, क्या तुम जानते हो वायरस का कोई पूर्व काल नहीं होता, उसका सिर्फ एक वर्तमान होता है जो सदा एक उत्तर में बदल रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि अतीत सिर्फ मनुष्य का होता है, जिससे अतीत, जब प्रश्न यह होता है कवि का, तो हमें पता चलता है कि अतीत सिर्फ मनुष्य का होता है, जिससे वह सीख ले सके। कल और काल के बाद सही अर्थों में हम ऐसे समय में पदार्पण करने जा रहे हैं जहां से यह एक नई शुरुआत होगी। अब कविता की पंक्तियां देखिए, जहां से एक नई शुरुआत होगी लेकिन शुरू करने के लिए कोई न होगा। जहां से एक नई शुरुआत होगी लेकिन शुरू करने के लिए कोई न होगा। फिर क्या होगा? उसी शब्द की सत्ता होगी जिसके नेतृत्व में मनुष्य नए समाज की संरचना और नई व्यवस्था का विधान रचेगा। अब श्री प्रकाश शुक्ल इस बात को स्वयं मानते हैं कि कोरोजीवी कविता नई दृष्टि और चेतना के निर्माण में भी सहायक हुई है। नई दृष्टि कब निर्मित होती है? विचार करके देखिए, कब नई दृष्टि निर्मित कब होती है? जब कोई विकल्प नहीं होता हमारे पास, समस्याओं का अंबार लगा होता है और किसी तरह उससे बाहर निकलना होता है। तो उस कोरोना काल में जो विकल्पहीनता का दंश मनुष्य ने भोगा, या यूं कहे कि झेला, उसने आंखें खोल दी। हमारी आंखें इस कोरोना काल में हमने जो विकल्पहीनता का दंश झेला, और यूं कहे कि उसने हमारी आंखें खोल दी। या पहली बार पता चला कि जो देखना है अपनी दृष्टि से देखना है, बचना है अपने बल और सामर्थ्य से बचना है। तो चेतना का विस्फोट ऐसे अवसरों पर ही होता है। यदि समस्याएं न आए तो व्यक्ति जागरूक की स्थिति में न होकर सुसुप्त अवस्था में होता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं होती किसी चीज की। अब क्योंकि यह संपूर्ण दौर समस्याओं का रहा, इसलिए नई दृष्टि और चेतना निर्माण की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर कविताएं साकार हुई। श्री प्रकाश शुक्ल की कोरोजीवी कविताएं सही अर्थों में हमें चेतना निर्माण के प्रति सजग करती हैं। नई दृष्टि से उपजी समझ और चेतना निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवेश से जुड़ता है। श्री प्रकाश शुक्ल मानते हैं कि कोरोजीवी कविता ने परिवेशगत संलग्नता को बढ़ाया है। एक बात बताइए आप लोग, हम सब एक बात पर विचार करें कि इसके पहले हम कितना परिवेश को जानते थे अपने? क्या कभी हमारे पास समय होता था कि ठहर कर कोयल की कूक और भौरों की गुंजार को सुन सके? कितना समय होता था हमारे पास कि गिरगिट की रंगत को देख सके और तितलियों की चंचलता को महसूस सके? आखिर बताइए कि समय ही कहाँ होता था कि आसपास की खड़कन को सुनते और हृदय में उठने वाले भावों को उसके साथ स्पंदित होते हुए महसूसते? कहाँ समय था हमारे पास? किसके पास समय था बताइए? परिवेशगत संलग्नता में श्री प्रकाश शुक्ल की यहां कचकचिया, गुलमोहर, जिसमें से गुलमोहर कविता को मैं सुना चुका हूं आपको। कचकचिया, गुलमोहर, केवल हरे बबूल, फुलसुंगी, चमगादड़ जैसी सशक्त और मजबूत कविताएं हैं, जिनके माध्यम से वह न सिर्फ प्रकृति और मनुष्य समाज के रिश्तों को समझने का यत्न करता है, अपितु प्रकृति, सृष्टि, समाज, संस्कृति और जीवन के
अंतर संबंधों को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। आप देखिए, कचकचिया और फुलसुंगी कविता तक मेरी निगाह जाती है तो सृजन, फुलसुंगी और जो कचकचिया कविता है वहां तक मेरी निगाह जाती है तो सृजन संपूर्ण, ऐसा सृजन कविता की ऐसी जो सृजन है संपूर्ण समकालीन हिंदी कविता में विरल है। कम से कम एक कविता मुझे श्री प्रकाश शुक्ला सर ने, मदन कश्यप जी ने सुनाई थी। मुझे याद नहीं आ रही है वो कविता। एक पंछी को ही लेकर के सुनाया था सर ने, अभी वो कविता मेरे पास आ जाएगी। तो उस कविता के अतिरिक्त समकालीन कविता में मुझे कम से कम मैंने अभी तक नहीं देखा, तो मैंने अभी तक रियली नहीं देखा। तो क्या हुआ कि इन दोनों कविताओं के माध्यम से कवि संकल्प का जो दृष्टांत यहाँ कवि द्वारा संकल्प का जो दृष्टांत यहाँ रखा गया है इन दो सहचरों के माध्यम से, वह संपूर्ण समकालीन हिंदी कविता में अभी तक विरल है। फुलसुंगी घोंसला बना रही है। देखिए फुलसुंगी कविता को देखिए कि फुलसुंगी घोंसला बना रही है, लेकिन फूलों से, लेकिन तमाम प्रकार की हवाई घोषणाओं को सुनते हुए उस पर विश्वास न करके वह निकल पड़ी है फूलों से रस निचोड़ने। बाहर सब कुछ बिखर गया है, फिर भी वह तिनका तिनका बीन रही है जिससे उसे छाजन बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जिससे उसे, कविता की ये पंक्तियां हैं श्री प्रकाश शुक्ल के। देखे कि वह निकल पड़ी है फूलों से रस निचोड़ने, बाहर सब कुछ बिखर गया है, फिर भी वह तिनका तिनका बीन रही है जिससे उसे छाजन बनाना है। क्योंकि फुलसुंगी को यह पता है, यह कवि की दृष्टि में यह फुलसुंगी को पता है कि संकट के समय घोषणाएं ही होनी है। सभी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारे रहने और जीने के लिए हमारा संघर्ष ही काम आएगा। कवि की दृष्टि में एक निर्वात सा फैला है जीवन चहुओर। कवि की दृष्टि में एक कविता की पंक्तियां हैं, एक निर्वात सा फैला है जीवन चहुओर, जिंदगी अवसाद की मानिंद खिलखिला रही है, इसमें सूखी हुई पत्तियों के बीच उसने डेरा डाल दिया है। अब यह जो डेरा डालना है सूखी हुई पत्तियों के बीच, यही संघर्ष है। सही मायने में यही संघर्ष है। तो सही मायने में जीने की जिद और होने का साहस यही है जिसमें अब वह घेर कर बैठ गई है अपने हिस्से का आकाश। अब वह घेर कर बैठ गई है अपने हिस्से का आकाश, जिसमें दौड़ेगा एक नया जीवन, सभी विभाजित सीमाओं को ध्वस्त करता हुआ। इस कविता का पाठ करते हुए आप उन लोगों के जीवन के विषय में सोच सकते हैं जो अभावों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन अपने संघर्ष के दम पर दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देते हैं। दरअसल सब कुछ एक जिद में होता है और जिद हर समय अभावों में जन्म लेती है। अभावों में ही व्यक्ति सृजन और निर्माण का कार्य करता है। यही स्थिति कचकचिया कविता में दिखाई देती है। आप भी सुने इस कविता को और सृष्टि के विकास में संवेदना के उजास को महसूस करें। यह कचकचिया की पूरी कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। घोंसला बन रहा है, सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। घोंसला बन रहा है, सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। स्पर्श सुख का कहना ही क्या, नेह गान थिरक रहा है। यह कचकचिया के आगमन का समय है, जिनके सामूहिक कचराच के बीच एक नई संस्कृति आकार ले रही है,
जिनके सामूहिक कचराग के बीच एक नई संस्कृति आकार ले रही है। सभ्यता में तमाम सामाजिक दूरियों के बीच नजदीकियों का आसमान उतर रहा है। फूलों में रस भरा है। उदास सड़कों पर गुलमोहर खिलखिला रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, मगर आसपास के पेड़ों से मुंहमुही आवाजें उठ रही हैं। मैं इन आवाजों को सुन रहा हूं जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा। मैं इन आवाजों को सुन रहा हूं जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा है। कवि की दृष्टि में तमाम सामाजिक दूरियों के बीच नजदीकियों का आसमान उतर रहा है, जिसमें भटके हुए लोग एकत्रित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। उदास सड़कों पर गुलमोहर का खिलखिलाना बंजर जमीन के उर्वर होने का संकेत है, जिसमें नेह का गान थिरकना और सामूहिक कचराग के बीच एक नई संस्कृति का आकार लेना संभव हो पा रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, मगर आसपास के पेड़ों से मुंहमुही आवाजें उठ रही हैं, जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा है। जहां अस्थायित्व अधिक सघन होने लगता है, जड़ता वहीं से भयानक रूप अख्तियार करती है। सन्नाटे का टूटना दरअसल हमारे परिवेश का गतिशील होना है। सन्नाटे परिदृश्य को देखते हुए कवि यह भी देखता है कि इस निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी है सब फूल। ये इस कविता की पंक्तियों को सुनिए। निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी है सब फूल, सूख गई है मन की काया, केवल हरे बबूल। अब बबूल का हरा रह जाना और मन की काया का सूख जाना, दोनों दो स्थितियां हैं जिसके कहे पर हम सब कुछ करते हैं वह निर्जीव सा होता जा रहा है, और जिसमें हम कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते वह हरा होकर लहलहा रहा है। यहाँ कवि की बेचैनी बढ़ जाती है। फूलों की बस्ती में कांटों का आधिपत्य आखिर क्यों? तो कवि क्या करता, किससे कहता कि संवाद के लिए कोई है भी नहीं आसपास। कवि किसी को ना पाकर आवाज देता है, कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। कवि के इस आवाज में निर्जनता को कलरव में तब्दील करने की तत्परता तो है, लेकिन इसी बहाने संपूर्ण परिदृश्य को दुख के आवरण से मुक्त कर देने की अभिलाषा भी है। रास्ते में चलते हुए श्रमिक, तप्त और वीरान सड़कें, घर में मालिकनों का अपने पतियों का कभी न समाप्त होने वाला इंतजार, कुत्ते बिल्ली तक का न बोलना, और फिर जन के संपूर्ण परिवेश से गायब होने की जो घटना है, इन सब से कभी कहीं गहरे में परेशान है। और इस परेशानी का एक ही हल है कि कोयलिया जल्दी कूको ना। कोयलिया जब कूकेगी तो उस कोयल की कूक को सुनने के बहाने ही सही आसपास के बच्चे भी थोड़ा बहुत कोयल का नकल उतारेंगे। आसपास में बैठे हुए लोग भी कहीं न कहीं यह सोचेंगे कि कोयलिया कूक रही है, और सब कोयल की कूक के कलरों में स्वयं को शामिल कर लेंगे। कवि यह चाहता है। दोस्तों, प्रकृति के इन अभिन्न माध्यमों का सहारा लेते पहचानते संबंधों की मजबूती तक कवि इस कोरोजीवी कविता को ले जाता है। श्री प्रकाश शुक्ल भारतीय लोक के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और संबंधों के उजास के कवि हैं। जब मैं यह कह रहा हूं तो कोरोजीवी कविताओं की तरह आपका ध्यान दो कोरोजीवी कविताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। कोरोना में किचन और रक्षाबंधन। एक में दाम्पत्य जीवन का मधुर हास प्रयास है, तो दूसरे में भाई बहन के संबंधों का वर्षों से अटूट त्योहार रक्षाबंधन की अनिवार्यता और जरूरी हस्तक्षेप। यह अकारण नहीं है कि इधर कई वर्षों से दोनों में विभेद डालने का कार्य कुछ नासमझ साहित्यकारों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ नासमझ इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप भारतीय लोक जीवन, लोक अस्मिता, लोक साहचर्य का अर्थ नहीं समझ जाते हैं, तब तक रिश्तों और संबंधों के नाम पर महज विलाप ही हिस्से आ सकता है। कोरोना में किचन कविता के माध्यम से जिस दाऊद बोध की स्थिति को कवि यहाँ दर्शाना चाह रहा है, दरअसल वही हमारे भारतीय जीवन का लोक प्रेम
और रिश्तों की तरलता में निवास करने वाली संबंधों की उर्वरता है। इस कविता को मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, और वैसे भी सुनाना ही था मुझे इस कविता को, तो सुनिए। कोरोना में किचन, दरअसल इसको मैम के लिए लिखा था सर ने, तो उसका पार्ट वैसे भी जरूरी हो जाता है। तो कवि कहता है कि एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है, एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कुकर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। एक ऐसे, अब इस कविता के पूरे स्ट्रक्चर को देखना, जब आप इस कविता के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक एक गजब के हास परिहास के साथ शुरू होती है और ऐसे गंभीर जगह ले जाकर के छोड़ देती है कि आपको वही संपूर्ण भारतीय लोक दिखाई देने लगता है। पति पत्नी के संबंधों से लेकर के खटासपन और मधुरता की जो सारी बहुत चीजें होती है, वो सारी इस कविता में नहीं है। बस इस कविता को सुनिए आप। बस कहता है कवि कि एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कुकर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। जब जब घुसता हूं रसोई घर में, जब जब सोचता हूं बेलन उठा ही लूं, छिली हुई मटर व आलू को छौंक ही दूं आज, तुम दौड़ी चली आती हो फैलाने। छिली हुई मटर व आलू को छौंक ही दूं आज, तुम दौड़ी चली आती हो फैलाने, बिखराने, लीपने पोतने के साथ तहस नहस करने की धाराओं के बीच चालान कर देती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। तुम्हारे लिए यह तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहां सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। अब देखिए, ये सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है, यह सिर्फ भारतीय समाज में पाया जाता है, यह सिर्फ भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। अब अन्य लोग, अन्य आलोचक क्या चाहते हैं कि कवि कवित्री यहाँ बेलन उठा करके पति को मारे और स्त्री विमर्श का नारा बुलंद करे, लेकिन कवि ऐसा नहीं करता। कवि एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ रोटी का बेलना एक अलग मुद्दा है, बाल का खुजलाना एक अलग मुद्दा है। हमारे लोक परंपरा में बाल का एक टुकड़ा भी गिर जाता है तो पति या घर वाले खाना छोड़ करके उठ जाते हैं, तो सिर को खुजलाने में बाल के गिरने का डर रहता है और बाल के गिरने से खाना के अशुद्ध होने का डर रहता है। दरअसल अशुद्धता यह पवित्रता नहीं, दरअसल यह अशुद्धता इसलिए जन्म ली है क्योंकि बाल अगर खाते समय गले में अटक जाता है तो कई बार ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। तो अब इसको इस लाइन को मैं फिर से सुना रहा हूं कि माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहाँ सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हुई ही। कवि का प्रेम हर समय बचपने में होता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक दूसरो आक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लट नहीं, अति सूदो स्नेह को मारग हैं, जहाँ नैक सयानप बाक नहीं, तहाँ साचे चले तज आप नुपु कपटी झज की जिन साक नहीं। प्रेम हर समय, अगर आप में बचपना है, अगर आप में बचपना है तो आप में प्रेम है, अगर आप में प्रेम है, प्रेम लाना है तो बचपना की दहलीज पे जाना होगा। अब यहाँ कवि की बचपना देखिए कि कवि क्या कहता है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हुई कि आटा गूंथते समय एक फोटो की इजाजत दे ही सकती हूँ, जिसे मैं चावल धोने और सब्जी तलाने की तस्वीर के साथ तुम्हारे प्रति प्रेम के दस्तावेज के रूप में किसी दीवार पर टांग ही सकता हूँ। कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर है, कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, जिसे छू कर यह बताया जा ही सकता है, मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल रखा ही था। मैंने भी इस कठिन समय में
कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल रखा ही था, लेकिन तनिक सोचो भी कि विषाक्त जीवाणुओं से भरे इस संसार में, जहां फिलहाल कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रह गई है, कुछ कहने को आतुर हुए होठ आंखों के एक रूखे इनकार में खुल रहे हों। कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां योजन भर की दूरियां में रूपांतरित हो गई हैं, ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां योजन भर की दूरियों में रूपांतरित हो गई हैं, नदियां फैलकर समुद्र बन गई हैं और सड़कें उलटकर आकाश, चम्मच का चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है? क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है? जीवन कई बार रखाव में नहीं, बिखराव में होता है। स्वाद पक्की दाल में ही नहीं, जले भात में भी होता है। स्वाद पक्की दाल में ही नहीं, जले भात में भी होता है। अब ध्यान से देखिए तो ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां योजन भर की दूरियों में रूपांतरित हो गई हैं, नदियां फैलकर समुद्र बन गई हैं और सड़कें उलटकर आकाश, चम्मच की जगह रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है? एक हास परिहास की परिणत कितने गंभीर प्रश्नों में जाकर हो रही है, इसकी तरफ ध्यान उतनी ही गंभीरता से देना होगा जितनी गंभीरता से कवि इस मुद्दे तक आपको लेकर आता है। महानगरीय परिवेश में और गांवों तथा छोटे शहरों में भी कोरोना समय के साथ और उसके पहले भी यह जो ठहरा हुआ प्रेम है, यही हमारे अंदर से मानवीय होने की ऊर्जा का क्षरण कर रहा है, जो जहां है बस ठहरा हुआ है। जीवन, कवि कहता है कि जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है, स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है। तो कवि के ये शब्द अंदर तक हलचल कर जाते हैं और फिर से ख्याल आता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। यानी इतनी भी गतिशीलता नहीं कि एक दूसरे को रोके टोके, बिखरे हुए सामानों को इकट्ठा करने के बहाने ही सही टकराएं। यह जो बिखराव और टकराव का भाव है, यह तो एक स्वाभाविक सी स्थिति है कि जो टकराता है दाम्पत्य जीवन, जो टकराता है दाम्पत्य जीवन में, यह बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो संबंधों में बिखराव है, उसे हम आप देख ही रहे हैं। कविता एकदम मामूली से हास परिहास से शुरू होती है, शुरू में ही मैंने कह दिया था, लेकिन गंभीरता देखिए। यही मैं कहना चाहता हूं कि श्री प्रकाश शुक्ल अपने अन्य कविताओं में भी गहरे और मारक बिंबो प्रतीकों का चयन करते हैं और खासियत यह है कि सब के सब हमारे लोक जीवन में होते हैं। ये किसी विदेशी विद्वान की तरफ नहीं भागते हैं, किसी डिक्शनरी से शब्दों को नहीं उठाते हैं। अभी उस मुद्दों पर भी मैं आऊंगा आपके पास। तो दाम्पत्य जीवन से आगे निकले तो कविता है रक्षाबंधन। कोरोना समय में संबंधों की जरूरत और अहमियत क्या होती है, वह इसे पढ़कर समझा जा सकता है। अब रक्षाबंधन का त्योहार है, मान लीजिए जिस रक्षाबंधन पर क्रांतिकारियों द्वारा आए दिन प्रहार होता रहा है, दरअसल वह बंधन रक्षा का भाव लिए भाई बहन के साथ गंभीरता से जुड़े होने का एहसास दे रहा है। लेकिन कोरोना काल की समस्याओं की वजह से इस बार कवि बहन के अविकल बंधन के बीच होने में रक्षा का एक विकल संदेश पा रहा है, जहां उसे जीवन में पहली बार खुद के पराया होने का एहसास हुआ। तो यह संबंधों के बीच आए संकट की वजह से एक जरूरी कोरोजीवी कविता के रूप में देखी जाएगी। आइए आपको इस पूरी कविता को सुनाते हैं और एंजॉय के साथ रक्षाबंधन को फिर से एक बार याद करते हैं। रक्षाबंधन कविता देखिए, पिछले कई वर्षों से वह आती रही और उसके आने से रक्षा के निमित्त बंधन का पता चलता था। पिछले कई वर्षों से वह आती रही और उसके आने से रक्षा के निमित्त बंधन का पता चलता था, जहां किसी के अपना होने का एहसास होता था, जहां किसी के अपना होने का एहसास होता था। इस बार जब उसकी जगह उसका फोन आया, तब उसके अविकल बंधन के बीच रक्षा का एक विकल संदेश मिला। इस बार जब उसकी जगह उसका फोन आया, तब उसके अविकल बंधन के बीच रक्षा का एक विकल संदेश मिला और एक अनिवार्य कोरोना क्रंदन से भरे हुए समय के डर के बीच मुझे पहली बार
खुद के पराया होने का एहसास हुआ। तो श्री प्रकाश शुक्ल संबंधों के धरातल पर, और आगे भी, अभी तो मैंने सिर्फ 2 संबंध उठाए हैं। पहले की कविताओं में आप देखिए तो श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ पिता पर कविताएं हैं, श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ माँ पर कविताएं हैं, श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ बेटी के लिए कविताएं हैं। दरअसल ये सारी कविताएं कवि के कुंठित न होने का संकेत देती हैं, या संकेत देती हैं कि कवि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सामाजिक समृद्धि का स्वप्न सजोता है और सबको पारिवारिक सक्रियता के माध्यम से सह सामंजस्य और सह अस्तित्व के भाव से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इन कविताओं को जब आप अंदर तक पढ़ेंगे तो कहीं गहरे में जाकर आप उर्वर होते जाएंगे। तो अब ये तो बात रही। अब क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट और हम लेंगे आप सबका, क्योंकि अब जो पिछले दिनों कोरोजीवी कविता में भी यह मुद्दा अभी बरकरार है कि यह सिर्फ छंद मुक्त कविता के लिए है या फिर छंदबद्ध कविताओं के लिए भी है। तो मैं यह मानता हूँ, और पिछले दिनों मदन कश्यप सर से भी बातचीत हो रही थी तो यह मुद्दा उठा कि भाई जो जिम्मेदार कवि हैं, जो जिम्मेदार संवेदना है, वह गीतों के हो चाहे गजल के हो, गीतों के भी उनको भी देखा जाए, जो भेद है, जो गहराता संकट है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इधर जो कविता में छंद और छंद मुक्त की बात, कविता में छंद और छंद मुक्त की बात पर लड़ते झगड़ते हुए आज जब भी मैं देखता हूँ लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जो स्वयं को हिंदी कविता और आलोचना का मुख्य पहरेदार मान बैठे हैं, चौकीदार भी कह सकते हैं, तो मुझे ऐसे अवसरों पर श्री प्रकाश शुक्ल की एक कविता याद आती है। क्षीर सागर में नींद संग्रह में संकलित है शोक सभा। इस शोक सभा कविता को जो मैंने पढ़ा, और हालांकि क्षीर सागर में नींद कविता की एक लंबी समीक्षा मैं कर चुका हूँ 12 पेजों में, लेकिन इस कविता को फिर जब उलट रहा था कल तो मैं पढ़ा शोक सभा। तो पूरी कविता यहाँ रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बिना पढ़े दिल भी नहीं मान रहा है कि इस पूरी कविता को पढ़िए और छंद मुक्त के बीच जो शोर हो रहा है उस शोर की यथार्थ स्थिति का आकलन कीजिए। मैं हंस रहा हूं, आप मेरे हंसी को बुरा मत माने। दरअसल ये प्रसंग ही इतना मजाकिया है कि छंद और छंद मुक्त की बात जो चल रही है, छंद पर जो लड़ झगड़ रहे हैं, इतना मजाकिया प्रश्न है कि देखिए इसको, पहले कविता सुनिए फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसको। उस समय जब पानी सूखने लगा, गंगा के ठीक मध्य में उठी रेत में एक शोक सभा का आयोजन हुआ। उस समय जब पानी सूखने लगा, गंगा के ठीक मध्य में उठी रेत में एक शोक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में 100 के लिए प्रार्थनाएं की गई, माघ स्नान के लिए दुआएं दी गई, आरती को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। इस सभा में शव के लिए प्रार्थनाएं की गई, माघ स्नान के लिए दुआएं दी गई, आरती को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। एक एक कर गंगा से जुड़ी यादें सहेजी गई, उसके स्मृति को सहेजने के लिए उपाय सुझाए गए, उसके पानियों पर लिखे गए पुराने नोट्स को पढ़ा गया। ठीक जैसे किसी लेखक की गंभीर बीमारी में उसके बारे में पुराने पन्ने पलटे जाते हैं, ठीक जैसे किसी लेखक की गंभीर बीमारी में उसके बारे में पुराने पन्ने पलटे जाते हैं कि न जाने श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोलने की प्रस्ताव कब आ जाए। लेकिन मजेदार बात यह थी, न जाने श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोलने के प्रस्ताव कब आ जाए, लेकिन मजेदार बात यह थी कि संपूर्ण शोक सभा में नदी के स्तर को लेकर जो बहसें थी उसमें पानी का व्याकरण गायब था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उस संपूर्ण शोक सभा में नदी के स्तर को लेकर जो बहसें थी उसमें पानी का व्याकरण गायब था, और पानी की उपादेयता को लेकर जो चिंताएं थी उसमें पानी का मूल्य नदारद था। गोया पानी सिर्फ पानी होता है और पानी के सिवा कुछ नहीं होता, शायद एक पांव अपना पांव धोता। तो दोस्तों, कविता सिर्फ कविता नहीं होती, यहाँ कविता की शोक सभा रूपी आयोजनों में
वह सब कविता के साथ भी हुआ और हो रहा है। लेकिन जिस तरह नदी के स्तर को लेकर बहसों में पानी का व्याकरण गायब था, उसी तरह कविता के स्तर को लेकर बहसों में जीवन का व्याकरण गायब कर दिया गया है। जीवन का व्याकरण गायब कर दिया गया है। कोरोजीवी कविता दरअसल जीवन के व्याकरण पर चिंता करती है और ऐसा करते हुए निश्चित तौर पर छंद की मापने की जगह संवेदना में हो रहे क्षरण और मनुष्यता में आ रही गिरावटें उसके चिंतन केंद्र में होती है। श्री प्रकाश शुक्ल कोरोजीवी कविता के जिस सामाजिक अर्थवत्ता की बात अपने वक्तव्य में करते हैं, वही सामाजिक अर्थवत्ता अनिवार्य है इस कविता के लिए। यह मैं कहना चाहता हूं। अब जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि श्री प्रकाश शुक्ल डिक्शनरी और शब्दकोश के कवि नहीं है। यदि आप इस उद्देश्य से आते हैं तो निराशा हाथ लगेगी। ये गोला बारूद, ईंट पाथर, तलवार, गड़ासा, बल्लम चलाने वाले कवि भी नहीं है। वाक्यों को काटने और जोड़कर कविता बनाने वाले कवि भी नहीं है, और न ही तो कविता को लेकर मापनी चलाने में विश्वास करते हैं। मुक्त होकर तमाम जड़ताओं से जैसे जीते हैं, शब्द भी उनके यहाँ वैसे ही आकार पाते हैं। स्वतंत्र और चिंतन से परिपूर्ण काव्य विधान इनकी अभिव्यक्ति का श्रृंगार है। जब मैं यह कह रहा हूं कि स्वतंत्र और चिंतन से परिपूर्ण काव्य विधान इनकी अभिव्यक्ति का श्रृंगार है, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कवि सिर्फ कविता लिखता नहीं है, बल्कि कविता जिया कैसे जाए यह भी कवि को कहीं गहरे में पता है। कवि जब कविता को जीता है तो वह सिर्फ अपने समय के यथार्थ को अभिव्यक्त न करके अपितु अपने समय के अतीत को भी उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से लाने का प्रयास करता है, जितने महत्वपूर्ण ढंग से कविता में अपने पाठक को उसके भविष्य को देखने और उस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, जब मैं कोरोजीवी कविता की बात कर रहा हूं और श्री प्रकाश शुक्ल की रचना दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो कोरोजीवी कविता में एक भ्रम को लेकर की बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिसको लेकर श्री प्रकाश शुक्ल ने भी एक इसी लाइव में, इसी प्लेटफॉर्म पर हुए लाइव में स्पष्ट किया था कि वाकई यह प्रश्न अभी तक बहुतों के मन में उठा होगा कि आखिर क्या वही कोरोजीवी कविता है जिसमें विसंगतियों, समस्याओं और विडंबनाओं का जिक्र होगा। तो इसका उत्तर श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं के माध्यम से ही मैं देना चाहूंगा। और बात के अंतर्गत श्री प्रकाश शुक्ल ने स्वयं कहा भी है कि कोरोना समय में लिखी गई वह सभी कविताएं कोरोजीवी कविताएं होंगी, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सार्थकता लिए होंगी। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कोरोना का असर पड़ ही रहा है। हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं? यदि हम उसको अलग नहीं कर सकते तो जो भी व्यक्ति सार्थक और स्थायी महत्व की कविताएं लिख रहा है, उन कविताओं को कोरोजीवी कविता माना जाएगा। और जैसे और बहुत जल्दी हम कोरोजीवी कविता को एक व्यापक परिदृश्य पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप सबको यह ध्यान होना चाहिए कि चयन का विवेक और प्रस्तुत का साहस जिस तरीके से समकालीन हिंदी कविता में एक दूर की कौड़ी सिद्ध हुई है, हम उसी गंभीरता से इस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यह श्री प्रकाश शुक्ल की रचना दृष्टि पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया एक छोटा सा व्याख्यान था, एक छोटा सा प्रयास था। इस प्रयास में मैं कहां तक सफल हो पाया हूं, इसका निर्धारण आपको करना है, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने किया। आपको जो करना है आप भी करें। इतना करें कि कविताओं को एक जिस सामाजिक जिम्मेदारी को लेते हुए, जिस सत्ता से लेकर के तमाम प्रतिष्ठानों से दुश्मनी लेते हुए
कवि जिस तरीके से जन का पक्ष रख रहा है, कवि जिस तरीके से जीवन के पक्ष में खड़ा हुआ है, कवि जिस तरीके से शब्दों के उत्सव में अपनी अपनी तमाम जिज्ञासाओं को खपा रहा है, हम पाठकों का कर्तव्य होता है कि उसी ही जिम्मेदारी के भाव से इन कविताओं के पास जाएं और इनके पास जो कुछ भी है उसको उठा करके समाज में बांट दें। जिस दिन समाज में बांटने की आदत हमें आप में पड़ जाएगी, उस दिन हर घर से एक कवि निकलेगा, हर दिल से एक कविता निकलेगी, हर गली में, हर घर में, हर परिवार में, हर जन में, हर मन में, हर हृदय में कवि और कविता का वास होगा और सही अर्थों में हर व्यक्ति ईश्वर होगा और हर ईश्वर हर व्यक्ति में समाहित होगा। इसी बात को कहते हुए मैं अब अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ और चलते चलते यह बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो मिलते हैं फिर।